Hi everyone, welcome back to another interesting video. And today in this video we'll discuss about bioavailability and it is your pharmacokinetic का लेक्चर नंबर 2. ओके, सो बायोअवेलेबिलिटी के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे. ओके, सो आप सभी ने जाना बायोअवेलेबिलिटी जनरली क्या है. ओके, सो बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, एंड अवेलेबिलिटी मतलब वो कितना अवेलेबल होता है. ठीक है ना. अच्छा, ये जो अवेलेबिलिटी जो वर्ड आया है, मतलब हम सभी जानते हैं जितने भी ड्रग सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, उसके पास वो बायोलॉजिकल इन ओरिजिन. ओके, ड्रग डिफरेंट सोर्सेस से आता है. ओके, सो बायोअवेलेबिलिटी क्या हो गया, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन एन अनचेंज्ड फॉर्म फॉलोड बाय एनी रूट ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. आप कोई भी रूट में अगर आप किसी ड्रग को दे रहे हैं, मान लीजिए आप अभी ओरल में दे सकते हैं, नाजल में दे सकते हैं, इंट्रावेनस में दे सकते हैं. तो जब आप कोई भी रूट में किसी भी ड्रग को जब आप देते हैं तो वो जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है उसी चीज को बोला जाता है क्या, बायो अवेलेबिलिटी. मतलब हम कितना ड्रग ले रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी में जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितना ड्रग पहुंचता है, वो जनरली इम्पोर्टेंट है. तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जितने परसेंट या जितने अमाउंट का ड्रग पहुंचता है उस चीज को हम क्या कहते हैं, आपका बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं. ओके, सो मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया, इफ 100 यूनिट ऑफ अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड by any route and 70% unit reaches in the systemic circulation, then the viability is 70%. अब इसका मीनिंग क्या है, मान लीजिए आप ओरल रूट में कोई टैबलेट ले रहे हो. ओके, मान लीजिए आप पैरासीटामोल ले रहे हो, 1 ग्राम ले रहे हो, किस रूट से, ओरल रूट से. लेकिन जब पैरासीटामोल आप 1 ग्राम ले रहे हो ओरल रूट से, तो क्या वो 1 ग्राम पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड में क्या सीधा 1 ग्राम जाएगा, नहीं जाएगा. क्योंकि जब हम ओरल रूट में कोई भी मेडिकामेंट जब लेते हैं, कोई भी ड्रग जब लेते हैं, तब वो क्या होता है, हमारे जीआईटी में जाता है, हमारे स्टोमक वाला रीजन में जाता है. एंड स्टोमक में वो क्या होता है, स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर प्रेजेंट एंड बॉडी फ्लूइड्स आर आल्सो प्रेजेंट. तो वहां पर क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, डिजोल्यूशन होता है. उसके बाद ये कहां पर जाता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. क्योंकि मैक्सिमम ड्रग का अब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया में होता है. क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया ज्यादा है, इसीलिए जहां पर सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां पर मैक्सिमम ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा. ओके, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से ये क्या होगा, ये पास करके जाएगा. अब ड्रग को पास करने के लिए कुछ एक विशेष उसके पास गुण होना चाहिए. क्योंकि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेल मेम्ब्रेन का जो वाल होता है वो क्या होता है, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है. ठीक है ना, वो बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है. तो बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड को क्रॉस करने के लिए ड्रग आपका लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए. अगर आपका ड्रग वाटर सॉल्युबल होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेल मेम्ब्रेन है या जो गट वाल है उसे वो क्रॉस नहीं कर पाएगा. अगर वो उसे क्रॉस नहीं कर पाएगा तो आगे नहीं जा पाएगा. तो यहाँ से क्या होगा, एक हेपाटिक पोर्टल वेन होता है जो लीवर तक जाता है. ठीक है ना, ये लीवर तक जब ड्रग जाएगा वहां पर क्या होगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा. अब मैक्सिमम ड्रग जो होता है, कुछ ऐसे ड्रग होता है
जिसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। आपने सुना होगा कुछ ड्रग एक्टिव ड्रग होते हैं एंड कुछ ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं। अब एक्टिव ड्रग कहने का क्या मतलब है? मतलब ये जनरली क्या होता है, आप कोई भी ड्रग ले रहे हो, वो पहले स्टोमक में जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो करके वो डिफरेंट ऑर्गन को जाएगा, जैसे टिश्यू को जाएगा, आपका प्लाज्मा प्रोटीन में कुछ ड्रग बाइंड हो करके रह जाएगा। तो ड्रग का ऐसे मूवमेंट होता है। तो आप जब कोई ड्रग आप ले रहे हो पैरासीटामोल 1 ग्राम, लेकिन पैरासीटामोल 1 ग्राम आपके ब्लड में सीधा एंटर नहीं करेगा। अगर ओरल रूट से ले रहे हो तो वो क्या होगा, कुछ ड्रग होगा जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा, कुछ ड्रग होगा जो टिश्यू के साथ बाइंड हो जाएगा, एंड कुछ ड्रग होगा जो डिफरेंट ऑर्गन को चला जाएगा, एंड कुछ ड्रग बाइंड नहीं हो सकता है रिसेप्टर के साथ। सो देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व। ओके, एंड उसके बाद क्या होगा, जनरली अगर हम एक्टिव ड्रग को अगर कंसीडर करेंगे, एक ड्रग होता है एक्टिव ड्रग। अब ये जनरली क्या होता है, ये लीवर में मेटाबॉलिज्म उसको होने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, वो सीधा जाएगा अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। एक्टिव ड्रग को मेटाबॉलिज्म होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत कम होता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूंगा, कुछ एक्टिव ड्रग आपका अमोक्सिसिलिन हो गया या आपका आइबुप्रोफेन हो गया, तो दिस ड्रग आर एक्टिव ड्रग। सो ये एक्टिव ड्रग का क्या होता है, इसका मतलब इसका एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं होता है। एंड जो ड्रग क्या होता है, उसका एक हाई टॉक्सिक इन नेचर होता है। कुछ ड्रग होता है जिनका हाई टॉक्सिक इन नेचर होता है, तो वो जनरली क्या होता है, लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है ना। लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होगा, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, पहुंच जाएगा। तो पहले हो गया ऑब्जर्वेशन, उसके बाद डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट को जाएगा, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन, एंड उसके बाद क्या होगा, लीवर में मेटाबॉलिज्म होगा, एंड उसके बाद क्या होगा, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। जो ड्रग आपके लीवर में मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, उस ड्रग को बोला जाता है क्या, आपका एक्टिव मेटाबोलाइट, या उससे सिंपली बोला जाता है मेटाबोलाइट, क्योंकि लीवर ने उसको मेटाबॉलिज्म किया है, ठीक है ना। अच्छा, तो मान लीजिए आप 100 यूनिट, अच्छा ये जो 100 यूनिट जो होता है, ये 100 यूनिट कुछ भी हो सकता है। आप अगर मान लीजिए 10 mg मेडिसिन खा रहे हो, तो 10 mg आपका 100 यूनिट हो जाएगा। आप अगर 650 mg मेडिसिन अगर ओरल रूट में ले रहे हो, तो 650 mg आपका क्या हो जाएगा, आपका 100 यूनिट हो जाएगा। तो ऐसे आपको समझ करके चलना चाहिए। तो 100 यूनिट जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी को हम क्या करेंगे, परसेंट में निकालेंगे, इसीलिए जितना हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 100 यूनिट, ठीक है ना। तो 100 यूनिट अगर हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया और 70 यूनिट जो होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, एंटर कर गया, तो यहाँ पर बायोअवेलेबिलिटी क्या हो गया, 70%। क्योंकि मान लीजिए हमने 1 ग्राम पैरासीटामोल लिया है, ठीक है ना। जब 1 ग्राम पैरासीटामोल हम ओरल रूट में ले रहे हैं, मान लीजिए 850 mg सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए अवेलेबल है, मतलब 850 mg पैरासीटामोल आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर कर गया। तो आपका 850 mg जितना होगा, उसका अगर परसेंट आप निकालोगे तो जितना होगा वही परसेंट आपका क्या हो जाएगा, बायोअवेलेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको समझना चाहिए। एंड एक चीज ध्यान रखो, आईवी रूट का जो बायोअवेलेबिलिटी होता है वो 100% होता है, क्योंकि आईवी रूट में अगर हम कोई भी ड्रग को देते हैं, वो क्या होता है, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, एंड उसका कोई फास्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, वो कोई प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करता है, वो कोई टिश्यू के साथ बाइंड नहीं करता है,
तो वो सीधा डायरेक्ट ब्लड में जाएगा एंड ब्लड क्या होता है हमारे थ्रू आउट द बॉडी में क्या होता है सर्कुलेट होता है। तो जहां पर ड्रग को एक्शन करना है वो वहां पर सीधा एक्शन करेगा और एक्शन करने के बाद वो क्या होगा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है ना। सो बायोबिलिटी इज अफेक्टेड बाय डिसइंटीग्रेशन टाइम एंड डिसोल्यूशन रेट। सो बायोबिलिटी क्या होता है अफेक्टेड बाय डिसइंटीग्रेशन टाइम। अभी अभी मैंने बताया डिसइंटीग्रेशन टाइम से ये इसीलिए प्रभावित होता है क्योंकि देखो मान लीजिए पैरासीटामोल हमने लिया और स्टोमक में क्या होता है ये डिसइंटीग्रेशन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसइंटीग्रेशन करता है एंड वहां पर क्या होता है डिसोल्यूशन भी स्टोमक वाले एरिया में होता है। तो क्या होता है ड्रग का कुछ परसेंटेज क्या होगा हमारे स्टोमक वाले रीजन में ये डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन करने से क्या होगा जितना हमने मेडिसिन लिया है जितना हम ड्रग लिया है वो क्या होगा कुछ फ्रैक्शन ऑफ ड्रग क्या होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो अगर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जा पाएगा तो बायोबिलिटी अफेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ। हमने लिया था 1 ग्राम, अब जाते जाते हमने देखा कि 850 mg टोटली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या हो गया डिसइंटीग्रेशन टाइम अफेक्टेड हुआ, डिसोल्यूशन रेट भी अफेक्टेड करता है बायोबिलिटी को, ठीक है ना। अब बायोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है AUC ओरल डिवाइडेड बाय AUC इंजेक्टेड इनटू 100 क्यों क्योंकि बायोबिलिटी को हमें परसेंट में निकालना है इसलिए इसको 100 बोला जाता है, ठीक है ना। और इसको ये सिंपली करा जाता है AUC ओरल को आप जनरली कह सकते हो AUC टेस्ट अपन AUC स्टैंडर्ड। सो स्टैंडर्ड हमेशा आपका IV रूट होगा एंड AUC टेस्ट जो होता है इसमें आप ओरल ले सकते हो, नाजल ले सकते हो, रेक्टल ले सकते हो, कोई भी रूट ले सकते हो IV को छोड़ करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग का एक y एक्सिस में प्लॉट होता है एंड टाइम क्या होता है आपका x एक्सिस में प्लॉट होता है, ठीक है ना। एंड ये होता है AUC ओरल अपन AUC इंजेक्टेड। सो ये उसका एक ग्राफ ये प्लॉटेड है, ठीक है ना। ओके देन डिटर्मिनेशन ऑफ अ डोज किस तरह से जब कोई डॉक्टर आपका डोज डिसाइड करता है वो कैसे डिसाइड करता है हर ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी अलग अलग होता है, ठीक है ना। हर ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी अलग अलग होता है। मान लीजिए जिस ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी लो होगा, मान लीजिए कोई ड्रग मान लीजिए पैरासीटामोल का बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है लो होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा डोज को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आगे चल करके मैं एक जगह पर समझाऊंगा, अगर ये यहाँ पर ये आगे चल करके है। एक होता है मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन एंड एक होता है आपका मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन, ठीक है ना। तो ड्रग को अगर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना है, ड्रग को अगर आपका अपना थेराप्यूटिक एक्शन शो करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक ड्रग मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन के ऊपर नहीं जाएगा तब तक क्या होगा ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन कभी शो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। एंड ड्रग जब मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन के ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये आगे चल करके हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए ये समझो जिस ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी लो होता है उस ड्रग का क्या करना पड़ता है डोज को बढ़ा देना चाहिए। मान लीजिए पैरासीटामोल का मान लीजिए बायो अवेलेबिलिटी लो है, पैरासीटामोल को इफेक्टिव कंसेंट्रेशन बनाने के लिए मान लीजिए हमें चाहिए ब्लड में चाहिए जनरली 850 mg,
ब्लड में अगर 850 mg पैरासिटामोल पहुंच गया तो वो अपना इफेक्ट शो कर पाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए ब्लड में पैरासिटामोल पहुंच गया 750 mg, ठीक है ना। पैरासिटामोल को अपना एक्शन शो करने के लिए 850 मिनिमम चाहिए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से पैरासिटामोल ब्लड में 850 mg अटेन नहीं कर पाया, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन अटेन नहीं कर पाया और 750 में अटक गया। तो उस क्षेत्र में हमें क्या करना पड़ेगा, पैरासिटामोल का डोज बढ़ाना पड़ेगा। जब कोई भी डॉक्टर, आपने देखा होगा कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका डोज बढ़ाया जाता है। ये डोज क्यों बढ़ाया जाता है, क्योंकि उस ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, लो होता है। एंड जिस ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी लो रहेगा, हमेशा याद रखो उसका डोज इंक्रीज किया जाता है। क्यों इंक्रीज किया जाता है, क्योंकि वो मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन अटेन नहीं कर पा रहा है। सो मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन को अटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डोज को इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड वाइस वर्सा अगर हम देखेंगे, जिस ड्रग का नेचर हाई बायो अवेलेबिलिटी होगा उसका डोज क्या होगा, लो डोज करना पड़ेगा। कैसे, मान लीजिए वही सेम एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए पैरासिटामोल, कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जिनका बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, मतलब मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए मान लीजिए 850 mg हमें चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे ड्रग होंगे जिनका हाई बायोअवेलेबिलिटी इतना ज्यादा होगा कि वो कम से कम 950 mg प्लाज्मा कंसेंट्रेशन अटेंड करेंगे। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे कि लो डोज करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन पाने के लिए कितना चाहिए, 850 mg। अब कोई ड्रग का अगर बायोअवेलेबिलिटी 950 mg होगा तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डोज को कम करना पड़ेगा। अगर हम उसका डोज कम नहीं करेंगे तो क्या होगा, सीरियस एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, वगैरह वगैरह साइड इफेक्ट हो सकता है, ओके। एंड हो सकता है टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है, एंड हो सकता है ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में क्या करेंगे, जिस ड्रग का हाई बायोअवेलेबिलिटी नेचर होगा उसका क्या होगा, हमें डोज घटाना पड़ेगा। तो डोज को डिसाइड करने के लिए बायोअवेलेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ठीक है ना। दूसरा होता है डिटर्मिनेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी, मतलब बायोअवेलेबिलिटी को हम कैसे निर्धारण करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये एक ग्राफ दिख रहा होगा। This one is your x-axis, that is on horizontal axis, and this one is your y-axis, and it is a vertical axis, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये हो गया आपका मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन। यहाँ पर मैंने इसको नोट डाउन भी किया है, ठीक है ना। ये हो गया आपका मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन, एंड दिस वन इज योर मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका क्या, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, या ये मैं डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, ये हो गया क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग। मान लीजिए ड्रग हम यहाँ से एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अब रूट कोई भी हो सकता है, आईवी हो सकता है, इंट्रामस्कुलर हो सकता है, ओरल हो सकता है, नाजल हो सकता है, रेक्टल हो सकता है। इस पे हमें कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ड्रग यहाँ से एडमिनिस्टर किया, अब ये धीरे धीरे क्या होगा, ऑब्जर्प्शन होगा। ऑब्जर्प्शन होने के बाद ये क्या होगा, धीरे धीरे एलिमिनेशन होगा। इतना चीज आपको समझ में आ रहा है भाई। ड्रग ऑब्जर्प्शन होगा, उसके बीच में बाकी सारा प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सक्रीशन होगा, लेकिन मोटे तौर पर क्या होगा, ऑब्जर्प्शन होगा, एलिमिनेशन होगा। इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है।
अच्छा, ड्रग जब हम एडमिनिस्टर्ड करेंगे वो क्या करेगा, कोई भी ड्रग को अपना एक एक्शन शो करने के लिए उसको एक मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन तक पहुंचना चाहिए। और वो मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन कैसे डिसाइड होता है, हर ड्रग के नेचर के हिसाब से होता है। पैरासीटामोल को अपना एक्शन शो करने के लिए जितना मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन चाहिए, एटेनोलोल को उतना मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन अटेन करने के लिए उसको अलग टाइम चाहिए एंड उसको अलग कंसेंट्रेशन चाहिए। किस पे चाहिए, आपका ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, हमने ड्रग को यहां पर एडमिनिस्टर कर दिया एंड जब कोई भी ड्रग, जब ये मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन, ओके, ये वाला जो डॉटेड लाइन व्हाइट में मैंने ड्रॉ किया है, ओके, ये हो गया आपका मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन। ओके, कोई भी ड्रग जब इस मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन तक आकर के पहुंचता है तो हमने यहाँ पर ड्रग को एडमिनिस्टर किया और धीरे धीरे इसका कंसेंट्रेशन बढ़ा और यहाँ तक आकर के ये पहुंचा। ओके, यहाँ तक जब ये पहुंचेगा तो यहाँ से क्या होगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब ड्रग अपना काम करना शुरू करेगा, ठीक है ना, ड्रग अपना काम करना शुरू करेगा। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अब कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, कंसेंट्रेशन तो हठात नहीं बढ़ेगा, तो कंसेंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। जब धीरे धीरे इंक्रीज होगा, एक आपने सुना होगा ड्रग का एक मिनिमम डोज होता है, एक मैक्सिमम डोज होता है। ये मिनिमम डोज और मैक्सिमम डोज क्या है, ये मिनिमम डोज और मैक्सिमम डोज ये दोनों है, मतलब मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन एंड ये होता है मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन। तो एक समय आएगा जहां पर क्या होगा, मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन। मान लीजिए पैरासीटामोल का जो मैक्सिमम डेली डोज होता है वो होता है कितना, 4 ग्राम पर डे। तो यहां पर आने के बाद ये क्या होगा, 4 ग्राम पर डे रह जाएगा, ठीक है ना। तो आप अगर पैरासीटामोल को 4 ग्राम पर डे अगर उससे ज्यादा दोगे तो क्या होगा, आपका लीवर फेलियर हो सकता है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। तो और एक समय आएगा ये पूरा पीक कंसेंट्रेशन अचीव कर जाएगा, कहां पर, आपका ब्लड प्लाज्मा में। तो जहां पर ये पीक कंसेंट्रेशन एकदम अटेन करेगा उस पोजीशन को बोलते हैं आपका सी मैक्स, ठीक है ना। उस पोजीशन को आपको बोला जाता है सी मैक्स। एंड मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन एंड ये मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन, ये दोनों के बीच में जो जगह होता है इसको बोला जाता है थेराप्यूटिक रेंज। इसको क्या बोला जाता है, थेराप्यूटिक रेंज। तो मान लीजिए पैरासीटामोल का डेली डोज क्या होता है आपका, पीडियाट्रिक डोज से शुरू करके आपका जनरली जाएगा मैक्सिमम डेली डोज तक, मतलब 4 ग्राम तक। तो हम क्या करेंगे, उस डोज के अंदर रह करके हम पेशेंट का क्या करेंगे, देखभाल करेंगे, मतलब पेशेंट को डोज देंगे, ठीक है ना। एंड ये AUC क्या होता है, ये जो AUC यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये AUC हमें इंडिकेट क्या करता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंडिकेट करता है, ड्रग का डोज डिसाइड करने में इंडिकेट करता है, ठीक है ना। ये AUC और भी क्या इंडिकेट करता है, ड्रग का टॉक्सिसिटी लेवल क्या होता है, ड्रग का डोज डिसाइड करने में भी ये AUC हमें मदद करता है, ठीक है ना। तो AUC को आपने समझ लिया, ओके। एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का क्या होता है, तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो जितने भी ये होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन से लेकर के एलिमिनेशन तक जितना होता है, ये क्या होता है आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब ड्रग उतने समय तक आपके बॉडी में रहेगा। ड्रग जब तक हम हमारे बॉडी में रहेगा तब तक ड्रग अपना एक्शन शो करेगा। अगर ड्रग एक्सक्रीट आउट हो जाएगा तब क्या एक्शन प्रोड्यूस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये कॉमन सेंस, ओके। नाउ
ना। ओके, तो Cmax डिस्क्राइब व्हाट? Cmax डिस्क्राइब द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन। सो अभी अभी मैंने यहां पर बताया था कि ड्रग एक समय आता है जब अपना पीक कंसेंट्रेशन अटेन करता है, ठीक है ना। और जब यहां से देखो मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन जो होता है, अगर उसके ऊपर अगर ड्रग अपना कंसेंट्रेशन शो करेगा तो हमेशा याद रखो ये टॉक्सिक लेवल हो जाएगा। मतलब मान लीजिए ये होता है आपका ड्रग का मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन, अगर इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा ड्रग का कंसेंट्रेशन तो क्या होगा? आपका टॉक्सिक लेवल हो सकता है। ओके, तो ये ग्राफ से हमें क्या क्या सीख मिलता है? ये ग्राफ से हम सब कुछ जान सकते हैं। इस ग्राफ से हम जान सकते हैं कि ऑनसेट ऑफ एक्शन कब होगा, इस ग्राफ से हम जान सकते हैं एलिमिनेशन कब होगा, इस ग्राफ से हम क्या जान सकते हैं? ऑब्जर्प्शन किस तरह से होगा, इस ग्राफ से हम जान सकते हैं हमारा मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन क्या है, इस ग्राफ से हम जान सकते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। एंड टाइम भी हमें पता चलता है, उसके साथ साथ आपका प्लाज्मा कंसेंट्रेशन पता चलता है। तो जब इसको आप न्यूमेरिकल फॉर्म में करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन आपके कोर्स एंड सिलेबस में इतने सारे चीज नहीं है। लेकिन जब आप इसको प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इस वाई एक्सिस में लगाएंगे और टाइम को आप एक्स एक्सिस में लगाएंगे और एक पर्टिकुलर ड्रग का, मान लीजिए कोई भी ड्रग होगा, अगर उसका मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन क्या होता है, मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन क्या होता है, ओके, जब इस चीज को आप ज्यादा एलाबोरेटली अगर इसे पुट आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारा चीज क्या होता है। लेकिन इस एक ग्राफ से हम सब कुछ पता लगा सकते हैं, इस एक ग्राफ से हम डोज भी डिसाइड कर सकते हैं, किसको कितना डोज देना चाहिए। ओके, एंड ये एयूसी हमें सारा चीज बताता है। एयूसी मतलब एरिया अंडर कर्व, ठीक है ना। एंड एक होता है टी मैक्स। टी मैक्स मतलब मैक्सिमम टाइम। ओके, so Tmax describe the time to reach maximum concentration, that is rate of absorption, मतलब absorption का प्रतिशत कितना है। ओके, so Tmax describe the time to reach maximum concentration, मतलब मैक्सिमम, देखो Cmax क्या होता है? ड्रग का मैक्सिमम कंसेंट्रेशन। अब ड्रग अपना मैक्सिमम कंसेंट्रेशन अटेन करने के लिए कितना समय ले रहा है, that is known as your Tmax. Okay, that is known as your Tmax. Okay, so ये हो गया आपका Tmax, this is known as Tmax, ये Tmax हो गया, ठीक है ना। ना Cmax डिस्क्राइब हो गया, AUC भी डिस्क्राइब हो गया एंड Tmax भी आपका डिस्क्राइब हो गया, ठीक है ना। देन फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी, मतलब बायोअवेलेबिलिटी को कौन सा फैक्टर प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो बायोअवेलेबिलिटी को जनरली क्या करता है? आपका ऑब्जर्प्शन भी प्रभावित करता है। तो इंक्रीज ऑब्जर्प्शन, अगर ऑब्जर्प्शन ज्यादा होगा, मतलब ड्रग का ऑब्जर्प्शन अगर ज्यादा होगा तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि देखो जितना जल्दी ड्रग का ऑब्जर्प्शन होगा उतना जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना जल्दी मेटाबॉलिज्म होगा एंड उतना जल्दी क्या होगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंट्री करेगा। तो इंक्रीजेस क्या होगा? बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज होगा। एंड डिक्रीज ऑब्जर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज बायोअवेलेबिलिटी होगा। ये सेम सेज, मतलब ऑब्जर्प्शन में सिर्फ आपको ये चीज याद रखना है कि कोई चीज इंक्रीज अगर इस साइड में होगा तो इस साइड में भी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज ऑब्जर्प्शन इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी, डिक्रीज ऑब्जर्प्शन डिक्रीज बायोअवेलेबिलिटी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा होता है फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। ओके, सो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? बायोअवेलेबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। मैंने अभी फास्ट पास मेटाबॉलिज्म में आपको समझाया। तो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म में जनरली क्या होता है? ड्रग ज्यादा टाइम टेकन करता है
एंड ड्रग का जो कुछ परसेंट जो होता है, कुछ अंश जो होता है, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग क्या होता है, वो जनरली फास्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, रह जाता है। तो रहने के कारण आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में उतने अमाउंट का ड्रग नहीं पहुंच पाता है। तो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म वर्ड आया मतलब बायोबिलिटी क्या हो गया, गया। तो बायोबिलिटी आपका डिक्रीज हो जाएगा। उस तरह से अगर फास्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर आपका डिक्रीज हो जाएगा तो बायोबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, ये इंक्रीज होगा तो इस साइड डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो उस साइड इंक्रीज होगा। ओके, देन फास्ट पास मेटाबॉलिज्म अभी मैंने आपको समझा दिया, तो इसमें ज़्यादा कुछ कहने का आवश्यकता नहीं है। तो ड्रग विथ हाई फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनका हाई फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। अब जिस ड्रग का हाई फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा उसका क्या होगा, उसका बायो अवेलेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो देयर आर सम ड्रग हुज फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इज हाई। ओके, सो ये जनरली कहाँ पर आता है, कॉम्पिटिटिव में ये जनरली पूछा जाता है या फिर वाइवा वॉइस में पूछा जाता है। सो दिस ड्रग आर साल्ब्यूटामॉल, वेरापामिल, प्रोप्रानोलोल, लिग्नोकेन, आइसोप्रिनालिन, नाइट्रोग्लिसरीन, एमिट्रिप्टिलिन। ओके, सो कम से कम आपको इतना ड्रग तो याद होना चाहिए। तो आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैव द हाई फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो आपको पूछा जा सकता है इनमें से कोई एक दे देगा और बाकी तीन को रॉन्ग पूछ लेगा। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट हैव हाई फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो इस तरह से भी पूछ सकता है। तो आपको अगर हाई फास्ट पास मेटाबॉलिज्म में कितने ड्रग कवर होते हैं, अगर आपको ये आइडिया अगर रहेगा तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो ड्रग विथ हाई फास्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या आएगा, साल्ब्यूटामॉल आएगा, वेरापामिल आएगा, प्रोप्रानोलोल आएगा, लिग्नोकेन, आइसोप्रिनालिन, नाइट्रोग्लिसरीन एंड एमिट्रिप्टिलिन। ओके, देन आपका आता है बायो इक्विवेलेंस। ओके, नाउ देखो बायो इक्विवेलेंस जनरली क्या होता है। बायो इक्विवेलेंस को समझने से पहले हमें इक्विवेलेंस समझना पड़ेगा। इक्विवेलेंस मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस मतलब कोई चीज सेम होता है। जब कोई चीज सेम होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस कहते हैं। ठीक है ना, अब इक्विवेलेंस 3 टाइप का होता है फार्मेसी लाइन में। ओके, ठीक है, और पर्टिकुलरली फार्माकोकाइनेटिक में। ओके, सो इक्विवेलेंस 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका बायो इक्विवेलेंस, ओके, दूसरा होता है आपका फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस या उसको बोला जाता है थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस, एंड एक होता है आपका केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है ना, केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, केमिकल इक्विवेलेंस मतलब यहाँ पर भी पैरासीटामोल, यहाँ पर भी पैरासीटामोल। ठीक है ना, एक जेनेरिक ड्रग होता है, एक होता है आपका ब्रांड ड्रग या जिसको बोला जाता है प्रोप्राइटरी मेडिसिन। ठीक है, या जिसको बोला जाता है पेटेंट ड्रग। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखो बायो इक्विवेलेंस जो स्टडी होता है वो जनरली किसके लिए कैरिड आउट होता है, आपका जेनेरिक ड्रग को स्टडी करने के लिए। बायो इक्विवेलेंस स्टडी कैरिड आउट फॉर व्हिच ड्रग इज नोन एज जेनेरिक ड्रग। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बायो इक्विवेलेंस स्टडी कैरिड आउट फॉर व्हिच ड्रग, दैट इज नोन एज जेनेरिक ड्रग। ओके, देन केमिकल इक्विवेलेंस आपको समझ में आ गया। केमिकल इक्विवेलेंस मतलब केमिकल सेम होना चाहिए। ब्रांड मेडिसिन में आपका केमिकल जो होना चाहिए, जेनेरिक मेडिसिन में आपका अगर केमिकल सेम है तो उस चीज को हम बोला जाता है क्या, केमिकल इक्विवेलेंस। सो इफ 2 dosage form of a drug contain the same amount of drug, they are said to be chemical equivalent. Okay, सो इसको बोला जाता है केमिकल इक्विवेलेंस। दूसरा होता है आपका थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस। थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस को बोला जाता है
फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस। अब ये फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस मतलब जहां पर ड्रग भी सेम रहेगा, डोसेज फॉर्म भी सेम रहेगा, एंड उसका क्या होता है, उसका जो कंपोजिशन होता है वो भी सेम रहेगा। जब ये सारा चीज सेम रहता है उसको हम बोला जाता है क्या? थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस। सो इफ टू ड्रग प्रोड्यूस द सेम थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स दे आर सेड टू बी थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट। मतलब जिसका यूसेज भी सेम रहेगा, जिसका यूज सेम रहेगा, डोज सेम रहेगा, ओके, उस चीज को बोला जाता है क्या? थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस। एंड तीसरा आता है आपका बायो इक्विवेलेंस। सो बायो इक्विवेलेंस होता है इफ टू फॉर्मुलेशन ऑफ ए ड्रग हैव द सेम बायो अवेलेबिलिटी दे आर नोन एज बायो इक्विवेलेंट। बायो इक्विवेलेंस के ऊपर हम डिटेल में जानेंगे। तो बायो इक्विवेलेंस क्या होता है? So different pharmaceutical companies can manufacture same compound with same dose as well as same dosage form। ठीक है, कोई बात प्रॉब्लम नहीं। हर कंपनी मतलब सारे ड्रग तो जेनेरिक होते हैं, सिर्फ नाम चेंज होता है। अब आप इस चीज को ज्यादा समझने के लिए देयर आर सम आप, ओके, आप टाटा 1mg देख सकते हो, ओके, आप सीधा पैरासीटामोल वहां पर सर्च कर लेना, और पैरासीटामोल एक जेनेरिक ड्रग है, आपको पता है। जब पैरासीटामोल आप सर्च करोगे तो लिस्ट ऑफ ब्रांड मेडिसिन और लिस्ट ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन सोन 1 by 1, ओके। सो वहां पर आपको क्या पिक करना है? कोई एक ब्रांड ड्रग को पिक करना है, जिस ब्रांड ड्रग में क्या होगा? पैरासीटामोल होगा। एंड ये एक जेनेरिक ड्रग जो होगा वो पैरासीटामोल होगा। जेनेरिक ड्रग को एक साइड रखो और ब्रांड मेडिसिन को एक साइड रखो। जो ब्रांड मेडिसिन जो होगा एंड जो जेनेरिक मेडिसिन होगा, इन दोनों का बायो अवेलेबिलिटी क्या होगा? 20% लेस हो सकता है या 20% ऊपर जा सकता है। मतलब 20% हायर हो सकता है, 20% लोअर हो सकता है। तो इफ द डिफरेंस इन द बायोबिलिटी ऑफ दिस टू प्रिपरेशन, मतलब सेम ड्रग रहेगा। मैंने क्या बोला? सेम ड्रग मतलब पैरासीटामोल, ब्रांड मेडिसिन में भी पैरासीटामोल होना चाहिए एंड जेनेरिक मेडिसिन में पैरासीटामोल होना चाहिए। तो सेम ड्रग होगा, सेम डोज होगा, सेम डोज भी रहेगा। वहां पर ब्रांड मेडिसिन में अगर 1 ग्राम पैरासीटामोल रहेगा तो जेनेरिक मेडिसिन में पैरासीटामोल में कितना होना चाहिए? 1 ग्राम होना चाहिए। ये भी याद रखना है। दूसरा होता है सेम डोसेज फॉर्म। यहां पर भी टैबलेट होगा, यहां पर भी टैबलेट होगा, ठीक है ना। इज लाइकली देन 20%, दीज आर नोन एज बायो इक्विवेलेंट। मतलब कि ड्रग भी सेम रहेगा, उसका डोज भी सेम रहेगा एंड उसका डोसेज फॉर्म भी सेम रहेगा, तो उसका जो बायो अवेलेबिलिटी होगा, उसका जो बायो अवेलेबिलिटी होगा, मतलब किसका बायो अवेलेबिलिटी? ब्रांड मेडिसिन का बायो अवेलेबिलिटी एंड ये जेनेरिक मेडिसिन का जो बायो अवेलेबिलिटी होगा वो सेम होना चाहिए। अब इस चीज को ज्यादा अच्छा से समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, ओके। तो यहाँ पर देखो, एक्स एक्सिस में हमने आवर में इसको प्लॉटेड किया है एंड वाई एक्सिस में हमारा जनरली मीन प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है, ओके। सो एक जेनेरिक मेडिसिन दैट इज नोन एज व्हाट इज ब्यूप्रोपियन, ओके। ब्यूप्रोपियन इज ए जेनेरिक मेडिसिन, ओके। तो ब्यूप्रोपियन को दो ब्रांड मेडिसिन बनाते हैं। एक होता है ब्यूडेप्रियन एक्सेल 300 mg एंड एक होता है आपका वेल्बुट्रिन एक्सेल आपका 300 mg। तो दोनों का ब्रांड नेम अलग अलग है लेकिन कॉम्पोजिशन क्या है? सेम है। इसमें 300 mg, इसमें भी 300 mg, ओके। अब देखो, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन सेम है। जो उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो क्या है? ब्यूप्रोपियन। तो ब्यूप्रोपियन दोनों में सेम है, इसमें भी ब्यूप्रोपियन है, इसमें भी ब्यूप्रोपियन है। अब इसका डोज भी सेम है एंड डोसेज फॉर्म भी सेम है। अब देखो,
ये जो ग्रीन कलर में जो हमने प्लॉटेड किया है, जो ग्राफ प्लॉटेड किया है, इसने अटेंड किया है आपका कितना, बुडेप्रियन अटेंड किया है आपका 80, ओके 80 अटेंड किया है। लेकिन ये जो रेड लाइन अटेंड किया है ये क्या है, ये जनरली आपका 100 अटेंड किया है, ओके। जब ये दोनों ये 80 अगर है तो ये 100 है, तो मैंने क्या बोला कि दोनों का बायो अवेलेबिलिटी क्या होना चाहिए, या तो 20 कम होना चाहिए या तो 20 ज्यादा होना चाहिए। जब ये दो ड्रग मतलब दो सेम ड्रग जब इस तरह से बिहेव करते हैं, मतलब इस तरह से बायो अवेलेबिलिटी शो करते हैं, तब जाकर के हम क्या कहते हैं कि ये बायो इक्विवेलेंस है। आई बात समझ में? ओके। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है ना। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अच्छा मान लीजिए पैरासीटामोल हमने कंज्यूम कर लिया, ये स्टोमक में गया, डिसोल्यूशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब ये जाएगा कहां पर, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ऑब्जर्व हो गया। ऑब्जर्व होने के बाद ये क्या करेगा, डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट को जाएगा, कोई जाएगा टिश्यू को, कोई जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन को। तो डिफरेंट साइट में ये जा करके क्या होगा, बाइंड होगा। जब ये डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट को जाता है तो इस चीज को बोला जाता है क्या, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। तो आफ्टर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग रीचेस इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन। वही सेम बात कि ड्रग को हमने कंज्यूम किया, ड्रग ने स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व हुआ, एंड उसके बाद ये क्या होगा आपका, अगर ओरल रूट में हम ले रहे हैं तो ये लीवर में जाएगा, फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा। फास्ट मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये क्या होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंट्री करेगा। एंड जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंट्री करेगा तब ये क्या होगा, डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट को जाएगा। तो जहां पर इंफेक्शन होगा, मान लीजिए आपका नोज में इंफेक्शन होगा तो ड्रग क्या होगा, नोज में जाएगा। मान लीजिए आपका आई में इंफेक्शन है तो आई में चला जाएगा। मान लीजिए आपका इंटेस्टाइन में इंफेक्शन है तो इंटेस्टाइन को चला जाएगा। तो ये जहां पर इंफेक्शन होगा या जहां पर ड्रग को एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए जरूरत है वो वहां पर ड्रग जाएगा। और ड्रग कैसे जाएगा, ब्लड के साथ मिक्स होकर के जाएगा, क्योंकि ड्रग अल्टीमेटली कहां जाना है, ब्लड में जाना है। एंड ब्लड क्या होता है, थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट होता है। तो जहां ड्रग को आवश्यकता पड़ेगी वहां पर चली जाएगी। ड्रग तो जहां उसको जाना चाहिए, टिश्यू अगर जाएगा तो वो टिश्यू को चला जाएगा, ऑर्गन अगर नेसेसरी होगा तो ऑर्गन को चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है कि ड्रग तो हर जगह में अच्छा लीवर में कितना परसेंट ड्रग है, किडनी में कितना परसेंट ड्रग है, हार्ट में कितना परसेंट ड्रग है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ड्रग डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट को जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन को जाएगा, तो हमें जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये लिटरली बहुत मुश्किल है कि ड्रग लीवर में कितना परसेंट है, ड्रग किडनी में कितना परसेंट है, ड्रग हार्ट में कितना परसेंट है, या ड्रग आपके कोई भी एरिया ब्रेन में कितना परसेंट है। तो ये कैलकुलेट कर पाना बहुत मुश्किल है, ओके। तो इसके लिए एक हाइपोथेटिकल पैरामीटर है जिसको बोला जाता है आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी divided by concentration of the drug in plasma, okay. So volume of a distribution क्या होता है, total amount of a drug in the body, मतलब आपने कितना अमाउंट ड्रग कंज्यूम किया। मान लीजिए आपने 1 ग्राम कंज्यूम किया, ठीक है ना, आपने 1 ग्राम कंज्यूम कर लिया। और कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा, आपने 1 ग्राम कंज्यूम कर लिया, ठीक है ना। अब
ड्रग का ऐसा तो नहीं आप 1 ग्राम कंज्यूम करोगे और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पूरा 1 ग्राम जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो मान लीजिए सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपका 850 हो गया, ओके। तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 850, जितना उसका रिजल्ट आएगा उतना क्या होगा, लीटर में काउंट किया जाएगा, क्योंकि बॉडी फ्लूइड को काउंट करने के लिए लीटर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि टोटल बॉडी में ड्रग का जो परसेंट होता है वो कितना होता है, ठीक है ना, कितना लीटर होता है। एंड दूसरा होता है, हाँ, कुछ ड्रग होता है जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ज्यादा होता है, ड्रग हैविंग हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चीज को इजीली याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक्स डेवलप किया है जिसका नाम है BAD, हाँ, बिग एडिशन इन द कंपनी, ओके। सो हमने एक ट्रिक इजाद किया है जिसका मीनिंग है बिग एडिशन इन द कंपनी, मतलब कंपनी में एक बिग एडिशन किया जाता है, ओके। इस चीज से हम ड्रग हैविंग हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को चर्चा करेंगे, ओके। तो यहां पर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, बेंजोडाइजेपिन, एंड बी फॉर क्या होता है, बीटा ब्लॉकर, ओके। एंड ए से क्या आएगा, एम्फेटामिन, डी से क्या आएगा, डिगॉक्सिन, एंड डी से क्या आएगा, डोक्सेपिन, एंड सी से क्या आएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंड दूसरा होता है क्लोरोक्विन, एंड ओ से आएगा ओपिएट्स, ओके। सो दीज आर द ड्रग दैट आर हैविंग हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ये जितने भी ड्रग होता है इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है जिसका नेम होता है बिग एडिशन इन द कंपनी, ओके। सो ये होता है बिग, ये होता है एड से एडिशन, CO से हो गया आपका कंपनी, ओके। तो इस निमोनिक से आप ये जितने भी ड्रग होता है ये आप इजीली याद रख सकते हो। दूसरा होता है फैक्टर अफेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित कर सकता है। अच्छा, लिपिड आपका प्रभावित कर सकता है, मतलब वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ अ ड्रग। वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ अ ड्रग आपका क्या होता है, आपका लिपिड सॉल्युबिलिटी होता है। ड्रग का दो नेचर होता है, एक ड्रग होता है जो वाटर सॉल्युबल, मतलब वाटर में वो सॉल्युबल होगा, एंड एक ड्रग होता है जो लिपिड में सॉल्युबल होगा। लिपिड मतलब फैट, ऑयल। सो जो फैट एंड, तो यहाँ पर तो ऑयल नहीं आएगा तो फैट आएगा, तो जो ड्रग फैट में सॉल्युबल होता है उसको बोला जाता है क्या, लिपिड सॉल्युबिलिटी, ओके। सो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग इजीली क्रॉस ब्लड वेसल वॉल एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यू, सो क्या होगा, मोर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधी सी बात है। हमारा जो ब्लड वेसल होता है, ये जनरली क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। एंड हमेशा याद रखो, कोई भी ड्रग जब एक जगह से दूसरे जगह के लिए जाता है, हमेशा याद रखो उसको कोई ब्लड वेसल रोकेगा, या हमेशा उसको कोई सेल मेम्ब्रेन रोकेगा। तो ड्रग का नेचर जैसा होगा या फिर सेल मेम्ब्रेन का जैसा नेचर होगा, ड्रग का नेचर भी वैसा होना चाहिए। मान लीजिए आपका सेल मेम्ब्रेन का नेचर अगर वाटर सॉल्युबल होगा तो वाटर सॉल्युबल ड्रग एंटर कर पाएगा। मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन का नेचर अगर आपका लिपिड सॉल्युबल होगा तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग एंटर कर पाएगा, ठीक है ना। तो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग इजीली क्रॉस ब्लड वेसल वॉल एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यू, ठीक है ना। तो अगर ज्यादा हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा तो वो इजीली क्या होगा, ब्लड वेसल को क्रॉस कर पाएगा, एंड ब्लड वेसल को अगर इजीली क्रॉस कर पाएगा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा,
क्योंकि ज्यादा अमाउंट में अगर क्रॉस होगा तो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो शो करेगा। दूसरा, आयोनाइजेशन ऑफ द ड्रग, हाईली आयोनाइज्ड ड्रग आर लिपिड इनसॉल्युबल रिमेन्स इनसाइड द ब्लड वेसल, सो क्या होगा, लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। अच्छा, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग जनरली क्या होता है, लिपिड इनसॉल्युबल नेचर क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चीज डिटेल में बताया था कि हाईली जो आयोनाइज्ड ड्रग होता है वो जनरली क्या होता है, लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग होता है। एंड जो लिपिड इनसॉल्युबल अगर होगा वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल। एंड वाटर सॉल्युबल ड्रग कहाँ पर ऑब्जर्व होता है, आपका स्टोमक वाला एरिया में। एंड लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होता है वो कहाँ पर ऑब्जर्व होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहां पर लिखा गया है कि हाईली आयोनाइज्ड ड्रग आर लिपिड इनसॉल्युबल, हाईली आयोनाइज्ड ड्रग आर लिपिड इनसॉल्युबल। तो जो ड्रग हाईली आयोनाइज होगा वो जनरली क्या होगा, लिपिड इनसॉल्युबल होगा। एंड लिपिड इनसॉल्युबल अगर होगा वो क्या होगा, ब्लड वेसल के अंदर रह जाएगा। अगर ब्लड वेसल के अंदर रह जाएगा तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट को क्या होगा, जा नहीं पाएगा। तो क्या होगा, उसे लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरा होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। सो हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग रिमेन्स इनसाइड द ब्लड वेसल, सो क्या होगा, लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो, मान लीजिए कोई ड्रग का नेचर होता है वो हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, ओके, कोई भी ड्रग हो सकता है जिसका नेचर होगा क्या, हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। आप मुझे बताओ, आप अभी कुछ काम के लिए घर से निकल करके जा रहे हो, अब रास्ते में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड मिल गया, ठीक है ना, रास्ते में कोई आपका बेस्ट फ्रेंड मिल गया, तो उसके साथ आप क्या करोगे, टाइम स्पेंड करोगे। जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आप जिस काम के लिए घर से बाहर निकल रहे थे, क्या वो काम आप ठीक टाइम में कर पाओगे? क्या आप उस लक्ष्य स्थल में समय से पहले पहुंच पाओगे? नहीं। तो वही कंसेप्ट, वही लॉजिक यहां पर भी अप्लाई होता है। जब ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल के अंदर रह जाएगा, ब्लड वेसल के अंदर रह जाएगा। अब जब ब्लड वेसल के अंदर आपका ड्रग रह जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। एंड दूसरा होता है डिग्री ऑफ ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर ब्लड फ्लो आपका ज्यादा होगा, क्योंकि ब्लड आपके थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट हो रहा है, अगर और सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपका क्या है, ड्रग है, तो ब्लड जिस एरिया को जाएगा, जितना तेजी से जाएगा उतना तेजी से क्या होगा, आपका ड्रग का मूवमेंट भी होगा, तो उस एरिया में आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। एंड दूसरा होता है फैट लीन बॉडी मास रेशियो। अगर फैट लीन बॉडी मास रेशियो ज्यादा होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा, ओके। एंड मान लीजिए आपका डिजीज लाइक कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, ओके। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में जनरली क्या होता है, आपका ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पाता है, तो इस केस में क्या होगा, आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है ना। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, तो उस केस में क्या होगा, आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा। उस तरह से आपके सिरोसिस में भी हो जाएगा, यूरेमिया में हो जाएगा, ओके। प्रेगनेंसी में भी होता है, ठीक है ना। एंड दूसरा होता है बैरियर ऑफ ड्रग, ओके, बैरियर ऑफ ड्रग। अच्छा, ड्रग जनरली दो प्रकार के बैरियर होता है, एक होता है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर, एक होता है प्लासेंटल बैरियर। ये प्रेग्नेंट वुमेन में देखा जाता है, ओके। सो ब्लड ब्रेन बैरियर को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आपका BBB,
ओके, सो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए कौन सा ड्रग चाहिए? हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग। सिंपली लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्रॉस नहीं कर पाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग चाहिए। ओके, सो ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। सो व्हिच टाइप ऑफ ड्रग क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर? सो जनरली आपका लेवोडोपा आएगा, प्रोप्रानोलोल आएगा, साइसोस्टिग्मिन। ओके, सो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ द ड्रग दैट कैन क्रॉस the blood brain barrier. Okay, so now you can understand that levodopa is highly lipid soluble drug. अगर लेवोडोपा हाईली लिपिड सॉल्युबल नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो आप यहाँ पर एक चीज पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जाम में अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन आएगा कि साइसोस्टिग्मिन इज ए वाटर सॉल्युबल ड्रग और लिपिड सॉल्युबल ड्रग, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को वही ड्रग क्रॉस कर पाएगा जिस ड्रग का नेचर क्या होगा? हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग। ओके, तो साइसोस्टिग्मिन क्या है? हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग। आपका प्रोप्रानोलोल क्या है? हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग। ठीक है ना। दूसरा होता है प्लासेंटल बैरियर। ओके, प्लासेंटल बैरियर भी आपका लाइपोफिलिक इन नेचर, मतलब लिपोइडल इन नेचर। ओके, मतलब लिपिड सॉल्युबल। तो प्लासेंटल बैरियर को भी वही ड्रग क्रॉस कर पाएगा जिस ड्रग का नेचर क्या होगा? लिपिड सॉल्युबल होगा। ठीक है ना। दूसरा होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ओके, सो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जनरली क्या होता है? इट इज द फ्री फॉर्म व्हिच इज नॉट बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन of a drug that is responsible for action as well as metabolism. So plasma protein binding generally क्या होता है? It is the free form. Okay, ड्रग का एक फ्री फॉर्म नेचर रहता है। हमेशा याद रखो, एक ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन तभी शो कर पाएगा जब वो फ्री फॉर्म में रहेगा। जो ड्रग फ्री फॉर्म में नहीं रहता है, मतलब बाइंड अगर होकर के रहता है, मान लीजिए कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो रहा है, कोई ड्रग टिश्यू के साथ बाइंड कर रहा है या किसी ऑर्गन के साथ बाइंड हो रहा है, तो इन दैट केस वो क्या होगा? वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। एंड जो ड्रग फ्री फॉर्म में अवेलेबल रहेगा वो जनरली आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंट्री करेगा। ओके, सो इट इज द फ्री फॉर्म which is not bound to the plasma protein. Okay, so free form में जो ड्रग रहते हैं वो जनरली क्या होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करते हैं। ओके, सो इट इज ए फ्री फॉर्म ऑफ ए ड्रग दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन एज वेल एज मेटाबॉलिज्म। एक्शन मतलब क्या है? थेराप्यूटिक एक्शन। ओके, सो जो ड्रग फ्री फॉर्म में रहेगा वो एक्शन भी प्रोड्यूस करेगा एंड उसका मेटाबॉलिज्म भी होगा। अब मेटाबॉलिज्म क्यों होगा? क्योंकि अगर वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा, अगर वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग अपना एक्शन शो करने के बाद वो क्या होगा? वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होगा। अब वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म कौन करेगा? लिवर करेगा। वो क्या करेगा? लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट करेगा। जब वाटर सॉल्युबल में वो कन्वर्ट करेगा तब जाकर के वो क्या करेगा? किडनी उसको फिल्ट्रेट करेगा। किडनी जब फिल्ट्रेट करेगा वो क्या होगा? यूरिन के माध्यम से पास आउट होगा। ठीक है ना। ओके, देन अच्छा, देयरफॉर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मेक्स ड्रग लॉन्ग एक्टिंग by reducing its metabolism. अच्छा, जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, therefore प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग makes drug long acting by reducing its metabolism. अच्छा, जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा उसका फिर क्या होगा? वो जनरली क्या होगा? लॉन्ग एक्टिंग होगा, क्योंकि वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड किया। अब जब बाइंड किया
जब उसको जरूरत पड़ेगा वो फिर से क्या होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंट्री करेगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंट्री करने से क्या होगा, लॉन्ग एक्टिंग होगा। क्योंकि जो ड्रग पहले फ्री फॉर्म में जाएगा, हम जनरली अगर कोई भी मेडिसिन टेकन करते हैं, कोई भी मेडिसिन हम ग्रहण करते हैं, पूरा का पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाता है। कुछ ड्रग होगा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, कुछ ड्रग होगा टिश्यू के साथ बाइंड करेगा, एंड कुछ ड्रग होगा जो फ्री फॉर्म में चला जाएगा। तो जो फ्री फॉर्म में चला जाएगा वो क्या होगा, अपना एक्शन शो करेगा एंड उसके बाद एलिमिनेट हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। लेकिन जो ड्रग रह जाएगा, जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रह जाएगा, वो क्या होगा, उसका फिर से सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंट्री करेगा। अब जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंट्री करेगा तो एक्शन डिले हुआ कि नहीं हुआ, एक्शन ज्यादा देर तक रहा कि नहीं रहा। तो अगर हमें एक लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन अगर हमें जरूरत है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का, जो ड्रग का नेचर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का अगर नेचर ज्यादा होगा, हमें वही ड्रग सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे 7 to 8 आवर या 12 आवर तक मुझे इफेक्ट चाहिए, मुझे उतने देर तक इफेक्ट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ड्रग को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका नेचर क्या होगा, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है ना। तो जो ड्रग का नेचर हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है वो जनरली क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है। सिंपल लॉजिक अगर आप पुट करोगे तो आप सारे आंसर पाओगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना, सिंपल लॉजिक अप्लाई करो तभी आपको सारा चीज समझ में आएगा। अच्छा, ड्रग हाईली बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, ड्रग हाईली बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सा ड्रग होता है जो कि हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड होता है, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो बहुत ज्यादा बाइंड करेगा। ओके, अच्छा, ड्रग को दो कैटेगराइज किया जाता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। एक होता है ड्रग या तो वीकली एसिडिक नेचर होगा या वीकली बेसिक नेचर होगा। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं होता है, या तो वीक एसिडिक होगा या तो वीक बेस होगा। जो ड्रग एसिडिक ड्रग होता है वो जनरली आपका एल्बुमिन के साथ बाइंड करेगा, एंड जो ड्रग आपका बेसिक इन नेचर होगा वो जनरली अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। अब यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एसिडिक ड्रग बाइंड टू द एल्बुमिन, बेसिक ड्रग बाइंड टू द अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, सो हाईली बाउंड प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग कौन सा है? एसिडिक ड्रग में अगर हम देखेंगे तो आपका आएगा बार्बिचुरेट्स इज ए एसिडिक ड्रग। बेंजोडायाजेपिन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, आपका पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक, दीज आर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। एंड वाल्प्रोइक एसिड, फेनिटोइन, ओके, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, टोल्ब्यूटामाइड एंड वारफारिन। सो दीज आर द एसिडिक ड्रग। एंड बेसिक ड्रग में आपका क्या आ गया? बीटा ब्लॉकर, बुपिवाकेन, लिडोकाइन, एंड उसके बाद डाइसोपाइरामाइड, उसके बाद इमिप्रामिन, मेथाडोन, प्राजोसिन, क्विनिडिन, वेरापामिल। सो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। सो मान लीजिए आपको यहाँ पर मान लीजिए बीटा ब्लॉकर को हम सिलेक्ट करते हैं तो एग्जाम में जनरली किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो देखो। तो मान लीजिए एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक ड्रग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक ड्रग। तो यहाँ पर बीटा ब्लॉकर एक रख देगा एंड यहाँ से 3 ड्रग को सिलेक्ट कर देगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस तरह से भी आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक ड्रग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक ड्रग पूछ सकता है, एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक ड्रग, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इस
टेबल को याद रखोगे तो आपका सारा चीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है क्लिनिकल इंपोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का क्लिनिकल इंपोर्टेंस क्या है? फर्स्ट होता है आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब ड्रग का जो एक्शन होता है वो कितने देर तक रहता है, उसको बोला जाता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सो ड्रग विथ हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग आर यूजुअली लॉन्ग एक्टिंग। सीधी सी बात है, अभी अभी मैंने सारा चीज आपको समझाया कि जो ड्रग का नेचर हाईली बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन वो जनरली क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग रहता है। सिंपल लॉजिक। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग स्टे इन प्लाज्मा दस हैव ए लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा आप एक जगह में अगर चिपक करके रहोगे तो सारे जगह में जितने काम आपको दिन भर में करना चाहिए था क्या आप कर पाओगे? अगर आप एक ही जगह में बैठ जाओगे तो आपका तो कई प्रकार का गोल होगा कि मैं सुबह 6 बजे ये करूँगा, उसके बाद 8 बजे मैं ये करूँगा, 10 बजे मैं ये करूँगा, फिर 12 अगर जो हो जाएगा 12 बजे कौन सा टास्क में फिनिश करूँगा। तो आप अगर एक ही टास्क में एक ही जगह में अगर रहोगे तो सारा काम आप कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तो सिंपल लॉजिक अगर आप पुट करोगे तो आप सारे चीज को कवर अप आराम से कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम में जनरली क्या होता है, अगर एक वर्ड भी आपको याद नहीं आएगा ना तो आप सेंटेंस को पूरी तरह से लिख नहीं पाएंगे। लेकिन आपको अगर एग्जाम्पल याद आ जाएगा, एग्जाम्पल जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, अगर ये एग्जाम्पल आपको मेमोराइज हो गया तो आप पूरे सेंटेंस को एग्जाम में लिख सकते हैं। एग्जाम फोबिया जो होता है, एग्जाम फोबिया को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा कि आपका टीचर आपको किस टाइप का एग्जाम्पल दिया था। सिर्फ एग्जाम्पल को पकड़ो और सीधा लाइन लिखो। एग्जाम में जनरली क्या होता है, पढ़ते सब हैं लेकिन लिखते बहुत कम है। हर कोई पढ़ता है लेकिन जब लिखने की बारी आता है तो वहां पर मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उनका डाउट होता है, उनका कंफ्यूजन होता है, उनको अपने स्किल पर भरोसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसको बोला जाता है एग्जाम फोबिया। तो एग्जाम फोबिया को अगर आपको क्रैक करना है तो उसका सीधा सा मेथड है, एग्जाम्पल को याद रखो। एग्जाम्पल को अगर आप याद रखा तो आप जो लाइन जो सेंटेंस आपको लिखना है तो आप इजीली याद रख सकते हैं। ओके, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, हाईली प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय अनदर हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग। जो ड्रग का नेचर हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, ओके, मान लीजिए कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो चुका है, अब दूसरा ड्रग आया वो भी हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड, अगर वो इससे ज्यादा पावरफुल उसका अगर नेचर होगा तो वो पहले से को क्या करेगा, हट जा, ओके, तो उसको हटा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप सिंपल लॉजिक लगाओगे, एक कमजोर व्यक्ति को एक बलवान व्यक्ति क्या करता है, हटा देता है। जिसके पास ज्यादा बल उसका ही राज चलता है। तो सिंपल लॉजिक अगर पुट करोगे तो आपको ज्यादा घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। दूसरा होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब पहले हम गए फिर से चले आए। देखो, ये एग्जाम्पल को ही याद रखोगे, पूरा सेंटेंस को आप इजीली याद रख सकते हो, इजीली आपको लिख सकते हो। मैंने गया फिर से लौटा है, इस चीज को बुलाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन जनरली क्या होता है, ड्रग विथ लिपिड सॉल्युबिलिटी लाइक थायोपेंटन। तो आपको परीक्षा में आप अगर कंप्लीट सेंटेंस पढ़ोगे तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, थायोपेंटन इज ए वाटर सॉल्युबल ड्रग और लिपिड सॉल्युबल ड्रग। तो थायोपेंटन क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो ड्रग विथ लिपिड सॉल्युबिलिटी लाइक थायोपेंटन and diazepam immediately diffuse into the CNS and produce effect. Okay,
सो सीएनएस जनरली क्या होता है, आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का एरिया को बोला जाता है क्या है, सीएनएस। एंड जहां पर ब्रेन का बात आता है, जहां पर ब्रेन की बात आती है, वहां पर क्या होता है, आपका ब्लड ब्रेन बैरियर का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, सो मैंने क्या बताया था प्रीवियस अभी अभी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को वही ड्रग क्रॉस कर सकता है जिसका नेचर क्या होगा, हाईली लिपिड सॉल्युबल होगा। तो हाईली लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होता है वो क्या होता है, आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे। अच्छा, ब्लड ब्रेन बैरियर को अगर क्रॉस करेंगे तो मुझे बताओ, वहां पर कोई बैरियर प्रेजेंट है, वहां पर कोई सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसका नेचर क्या है, लिपोइडल, मतलब लाइपोफिलिक ड्रग। ओके, तो जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक घुस गए, अंदर तक घुस गए, अब मुझे बताओ जब एक्शन वो अपना कंप्लीट कर लेंगे, वही सेल मेम्ब्रेन होगा, वही सेल मेम्ब्रेन होगा। एंड ड्रग का नेचर भी लिपोफिलिक है, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा ना, तो वो फिर से क्या होगा, इसको क्रॉस कर देगा, फिर से क्रॉस कर देगा, एंड फिर से क्रॉस करके वो कहां पर आएगा, आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा। तो इसी चीज को बोला जाता है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ब्लड से गए थे ब्रेन तक, फिर ब्रेन से आएंगे ब्लड तक, इस चीज को बोला जाता है क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन। So the effect is though immediately terminate due to rapid diffusion of a drug into the tissue due to high lipid solubility, then after it comes back to the plasma from the CNS. Plasma from the CNS. So CNS से ये क्या होगा, वापस आएगा प्लाज्मा को। प्लाज्मा मतलब क्या होता है, ब्लड, तो ब्लड में आएगा। So this phenomenon is known as redistribution. Therefore थायोपेंटन हैज लॉन्ग टी हाफ लाइफ। थायोपेंटन का क्या होता है, लॉन्ग टी हाफ लाइफ होता है, एंड इट इज ए शॉर्ट एक्टिंग ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो थायोपेंटन ने क्या किया, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस किया, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस किया, उसके बाद फिर से चलाया, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हुआ, शॉर्ट हो गया, क्योंकि थायोपेंटन ने क्रॉस किया, अपना एक्शन शो किया और वापस चलाया, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है ना, तो इस चीज को बोला जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एंड यहां पर देखो, ये होता है एक नॉर्मल कैपिलरी। ओके, ये होता है एक नॉर्मल कैपिलरी। हमारा जो ब्लड वेसल, ओके, ये जो ब्रेन का जो सेल होता है, ओके, ये जनरली मेड अप ऑफ क्या होता है, एंडोथेलियल सेल। ये जो कैपिलरी है मेड अप ऑफ क्या होता है, एंडोथेलियल सेल। अच्छा, यहां पर देखो, ये जो कैपिलरी होता है, नॉर्मल जो कैपिलरी होता है हमारा ब्लड कैपिलरीज, तो वहां पर ये जो ये वाला जो ग्लियल सेल होता है, ओके, ये ग्लियल सेल के बीच में देखो यहां पर गैप है। ओके, ये देखो यहां पर बीच में क्या होता है, गैप होता है। ओके, यहां पर गैप होता है, लेकिन ब्रेन कैपिलरीज की अगर हम बात करेंगे, ब्रेन कैपिलरीज में देखो यहां पर ये जो सेल प्रेजेंट है, ओके, ये सेल प्रेजेंट है, ये दो के बीच में देखो गैप नहीं, गैप नहीं। यहां पर क्या होगा, वाटर सॉल्युबल ड्रग भी आपका क्रॉस करके चला जाएगा। यहां पर गैप है ना, यहां पर वाटर सॉल्युबल ड्रग भी क्रॉस करके चला जाएगा, लेकिन यहां पर वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दो सेल के बीच में ये गैप प्रेजेंट है। एंड यहां पर देखो, एक होता है आपका लिपिड इनसॉल्युबल पोलर ड्रग, लिपिड इनसॉल्युबल पोलर ड्रग। ओके, पोलर ड्रग जो होता है, हमेशा याद रखो, जहां पर आपका पोलर ड्रग आएगा वो जनरली क्या होगा, वाटर सॉल्युबल। अच्छा, वाटर सॉल्युबल जो होता है वो जनरली क्या होता है, डिफिकल्टी क्रॉसिंग लिपिड मेम्ब्रेन। ओके, क्योंकि लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए आपके पास लिपिड सॉल्युबल ड्रग होना चाहिए। लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होना चाहिए। एंड
जो ड्रग का नेचर नॉन पोलर होता है वो जनरली क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल, ठीक है ना। नॉन पोलर ड्रग अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है तो लिपिड सॉल्युबल, एंड लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होता है वो जनरली क्या होता है, मोर इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है। ओके, सो इसमें क्या होता है, लाइक डिफ्यूज लाइक, ओके, कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। एंड ये जो होता है ये आपका होता है एंडोथेलियल सेल। ओके, ये जो पर्सन होता है ये आपका एंडोथेलियल सेल होता है, ये वाला, ये जितने होता है ये आपका एंडोथेलियल सेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो वाटर सॉल्युबल ड्रग आराम से चला जाएगा, यहाँ पर देखो वाटर सॉल्युबल ड्रग आराम से क्रॉस करके चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर गैप प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर देखो कोई गैप नहीं, यहाँ पर कोई गैप नहीं, दीज आर एंडोथेलियल सेल, दीज आर ऑल एंडोथेलियल सेल। एंड ये होता है ग्लियल सेल प्रोसेस, ये जितने भी होता है ये होता है, ये बाहर वाला जो एरिया होता है ये आपका ग्लियल सेल होता है, ठीक है ना, ये आपका ग्लियल सेल होता है। सो ब्लड ब्रेन बैरियर में जो ब्रेन कैपिलरीज होता है वहां पर क्या होता है, टाइट जंक्शन होता है, दो एंडोथेलियल सेल में आपका टाइट जंक्शन है। लेकिन अगर आप यूजुअल कैपिलरी को अगर शो करोगे तो यहाँ पर देखो एपिथेलियल सेल के बीच में ये गैप प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ड्रग आराम से क्रॉस कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर ड्रग आराम से क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें क्या होता है, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हमें चूज करना चाहिए। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड। इफ एनी डाउट प्लीज डू लेट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू गाइस इन टुमारो नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।